Important advice: don't ignore. This video contains an information which will be giving an advantage to those who watch it till the end. As this video contains 30 to 40% extra content which is mentioned in your NCERT books, this will help you in cracking many objective exams like NTSC and different types of Olympiads, as well as enables you to score more than 90% in your 10th boards. Like a Hellcat. Welcome to my channel Bindas Bio. This is Saksham Sahani, and in this video we will study chapter Chemical Reactions and Equations, जो कि क्लास 10th NCERT आपकी केमिस्ट्री बुक का सबसे पहला चैप्टर है. In this video we will cover Introduction, Chemical Change. केमिकल चेंज इस चैप्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. सेकंड, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन मेन चैप्टर है, वही हम लोग पढ़ेंगे. इसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए अलग अलग टाइप की कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है. तो वो कंडीशंस क्या है हम लोग वो पढ़ेंगे. उसके बाद एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ 3 एक्टिविटीज़ दी हैं फर्स्ट और सेकंड पेज पर, हम लोग वो करेंगे. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन करेंगे. इंट्रोडक्शन. केमिकल चेंज, it is a type of change which results in the formation of at least one new substance. यहाँ एक चेंज की बात हो रही है जिसमें सिर्फ तो नहीं, एटलीस्ट एक सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा जब ये चेंज होएगा. ठीक है. तो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स नए सब्सटेंस के बनेंगे वो पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होंगे. उनकी जो आइडेंटिटीज़ होंगी वो बिल्कुल ही अलग होंगी. मास ऑफ द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट अंडरगोज अ केमिकल चेंजेस. ठीक है. अब क्या मान लो ए बी प्लस सी बी है, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ. ए बी प्लस सी डी है, तो वो क्या दे रहा है. ये हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, मतलब ये मैं बताऊंगा क्या दे रहा है. वो क्या दे रहा है, सी डी ए प्लस सी बी. वैसे सीधी लिखी जाती है, मैं ऐसे स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए लिख रहा हूँ. तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ एटम्स हो रहे हैं. क्या सी ए से जाके मिल रहा है, या फिर सी ए डी ए के साथ मिल रहा है, बी सी के साथ मिल रहा है. मतलब ऐसा नहीं है कि यही आंसर आ सकता है, इसका ऐसा भी हो सकता है डी बी के साथ जाके मिल जाए. मतलब एक जस्ट फॉर एग्जांपल होता है कि इंटरचेंज ऑफ एटम्स हो रहे हैं. ठीक है. इंटरचेंज ऑफ एटम्स हो तो रहा है, पर जो इंटरचेंज ऑफ एटम की वजह से क्या हो रहा है कि जो ए बी है उसका मास डी ए से अलग होएगा. तो इंडिविजुअल एटम का मास इक्वल नहीं होता है. ठीक है. इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिविजुअल जो अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनका मास इक्वल नहीं होता है. पर अगर हम लोग टोटल मास देखें, जिसका किसका, ए बी प्लस सी डी गिव्स, एक मिनट, गिव्स, देखो ए बी प्लस सी डी गिव्स डी ए प्लस सी बी. तो जो इसका मास होएगा वो इसके मास के इक्वल होएगा. ठीक है. ये हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम लोग इक्वल बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे. ठीक है. ये सही चीज़ है, ये रॉन्ग है. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, इक्वल होएगा क्या मतलब है, इक्वल का मतलब ये है कि इसका जो मास होएगा रिएक्टेंट साइड का और जो प्रोडक्ट साइड का मास होएगा आर एच एस का और एल एच एस का, वो सेम होएगा. ठीक है. इससे ये हम लोग को क्यों सेम क्यों होएगा, क्योंकि हम लोग ने 9th क्लास में भी पढ़ा था एटम वाले चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत. क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये कहता है कि किसी भी केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा होता है कि जो मास है वो चेंज नहीं होता है, रिएक्टेंट साइड का और क्या बोलते हैं उसके प्रोडक्ट साइड का मास चेंज नहीं होएगा.
जो भी चीज़ प्रोड्यूस होएगी वो दोनों एक ही होंगी, ठीक है। उसका मतलब वो दोनों एक नहीं, एक मास की होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी केमिकल चेंज है वो रिवर्स नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एक पेपर को जला दिया, ठीक है, पेपर को जला दिया, उसके बाद क्या बचा, अनबर्न्ड कार्बन बचा अपने पास। अनबर्न कार्बन बचा तो अनबर्न कार्बन को आप वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लीजिए हम लोगों ने एक प्लास्टिक को जलाया या फिर कोई सी केमिकल रिएक्शन करवाई, HCl में वाटर डाल दिया तो वो डाइल्यूट HCl हो गया, उसको वापस तो नहीं कर सकते आप। तो एक केमिकल रिएक्शन को आप किसी भी फिजिकल मीन से, जैसे अनमिक्सिंग, एवेपोरेशन, ये सब चीज़ों से आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल मीन से, ब्रेकिंग से, हैं, सेडिमेंटेशन, ये भी एक फिजिकल मीन है, तो ये इससे आप अलग नहीं कर सकते हो उसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, अब एग्जाम्पल मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस, ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए जो केमिकल चेंज इनरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। पर मोस्ट यूज़ किया है, मतलब कुछ तो रिएक्शन होएंगी रेयर वाली जो रिवर्सिबल हैं, जो रिवर्स हो सकती हैं, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है और रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं, एंड बस एक हम लोग एग्जांपल ले लेंगे आइडिया लगाने के लिए, आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये, N2+3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अब क्या इसमें क्या है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम्स गिव्स, गिव्स मतलब ऐसा, अगर गिव्स हम लोग को रिवर्सिबल रिएक्शन दिखानी होती है तो हम लोग ऐसे ऐसा ऐसा बनाते हैं हम लोग सिंबल गिव्स का, ठीक है। गिव्स 2NH3 मतलब अमोनिया। अब क्या आप कहोगे, मैंने तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है 3 भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और 2 भी यहाँ लिखा हुआ है, पर मैंने क्यों बोला H2 के 2 एटम्स, क्योंकि जब भी हम लोग ले रहे हैं ये जो 3 पीछे लिखा जाता है ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए लिखा है, ये हम लोग ले नहीं रहे हैं इतनी मात्रा में। ये क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो हम लोग हर चीज़ तो रिएक्शन में दिखा नहीं सकते, शायद वो कंज्यूम हो गई हो, पर अगर हम लोग जो एवेपोरेटेड हैं उसके अगर हम लोग कंजर्व करें उन दोनों का मास प्लस करके, जो हम लोग का दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी अगर मान लो x मान लें और x को NH3 अमोनिया के मास से कर दें प्लस, तो इसका और इसका मास इक्वल आएगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग बैलेंस करते हैं, जो कि हम लोग आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो हम लोग ने इसका भी एग्जांपल देख लिया कि केमिकल चेंज जो रिवर्सिबल हैं उनका भी हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, और नहीं है रिवर्सिबल उनका भी देख लिया। तो हम लोग एक बार फिजिकल चेंज भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फिजिकल चेंज एक वो चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ये हम लोग ने 9th क्लास में भी पढ़ लिया था। ये क्या ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, ये हमेशा ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। जैसे हम लोगों ने पेपर को क्रश कर दिया, ठीक है, या फिर कोई सी चीज़ ग्लास को तोड़ दिया या फिर वुड को तोड़ दिया, ठीक है, ऐसी चीज़ें। पर मैंने ज़्यादातर यहाँ पे भी यूज़ किया है, ये कुछ कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं, जैसे एक टीयरिंग ऑफ अ पेपर, ठीक है। टीयरिंग ऑफ अ पेपर, क्या आप उस पेपर को वापस जोड़ सकते हो, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा दोनों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, कि जो फिजिकल चेंज है और जो केमिकल चेंज है वो एक ही चीज़ में एक ही समय में एक ऑब्जेक्ट में हो रहा होता है। और वो एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। यहाँ पे क्या, जब अपन लोग फ्लेम जला रहे होते हैं, एक तो कैंडल मेल्ट हो रही होती है, ठीक है। दूसरी बात, कैंडल मेल्ट हो रही होती है, और जब जो कैंडल की जो वो होती है मोम, या फिर हम लोग उसको वैक्स बोल सकते हैं, वैक्स जब जलती है तो CO2 और वाटर वेपर बनता है। तो कैंडल से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और वाटर वेपर बन रहा है, ठीक है। और मेल्ट होने से ऐसे क्या बन रहा है, और वापस वो डिपॉजिट हो रही है। फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज। यहाँ पे केमिकल चेंज क्या है, CO2 बन रही है और वाटर बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, हैं। और जो फिजिकल चेंज क्या है यहाँ पे, कि हम लोग का ये कैंडल मेल्ट हो रही है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। केमिकल चेंज की डेफिनेशन लो और उसके अंदर से केमिकल चेंज हेडिंग हटा दो और केमिकल रिएक्शन लगा दो, सेम है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे एटलीस्ट एक नया सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा, और
और टोटली और जो आइडेंटिटीज होंगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी नए सब्सटेंस की। वही है जो केमिकल चेंज की डेफिनेशन है, वही केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। ऐसे ही हम लोग जैसे डेफिनेशन के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि सेम ही डेफिनेशन है, तो बेसिकली वी कैन से दैट व्हेन अ केमिकल चेंज अकर्स अ केमिकल रिएक्शन अकर्स। जब एक केमिकल चेंज अकर होता है तभी एक केमिकल रिएक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द एटम्स ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट्स इंटरचेंज विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ए बी प्लस सी डी गिव्स डी ए प्लस बी सी। तो इसमें आप देख क्या रहे हैं, इसमें आप यही देख रहे हैं कि जो B है वो C से जाके मिल गया है, जो B है वो C से जाके मिल गया है, और जो D है वो A से जाके मिल गया है। तो इसको और क्या बोल सकते हैं आप, इंटरचेंज ऑफ एटम्स ही तो बोलेंगे। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ एटम्स हो गया, और जो नया सब्सटेंस बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक प्रोडक्ट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे R लिख लेते हैं और यहाँ पे P लिख लेते हैं। ठीक है, और ये R और P है उसकी डेफिनेशन भी देख लो। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल्स प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे हमने पहले देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं ये वाले केमिकल्स। ठीक है, अब क्या ए बी प्लस सी डी गिव्स डी ए प्लस बी सी। और ऐसा नहीं है, एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, एक और बात बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो सी है वो हमेशा बी से ही जाके मिले। ठीक है, वो ए से भी मिल सकता है, और जो डी है वो हमेशा ए से ही जाके मिले। ठीक है, वो बी से भी मिल सकता है। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है, और ये एरो होता है, इसको गिव्स बोलते हैं हम लोग, GIVES। ठीक है, गिव्स बोलते हैं। और जो DA प्लस BC है ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये राइट हैंड साइड है, RHS। इसको LHS लिख लो, मैथ्स में पढ़ा था ना, RHS LHS। ठीक है, तो यही इसको हम लोग रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट्स वो हैं जो LHS में प्रेजेंट होते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, रिएक्टेंट्स वो हैं जो LHS में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, गिव्स करते हैं, देते हैं प्रोडक्ट जो कि RHS में प्रेजेंट होते हैं। इनके रिएक्शन से जो चीज़ बनती है, हम लोग के पास नई चीज़ आती है, उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट हैं जिनके रिएक्शन से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये बहुत सिंपल टर्म्स हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। ठीक है, कंडीशंस भी होती हैं केमिकल रिएक्शन की। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा केमिकल रिएक्शन का या फिर केमिकल चेंज का, कि जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स गिव्स H2O। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है, कलर चेंज कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का क्या है 2 एटम, ऑक्सीजन का क्या है 2 एटम, और H2O को क्या है, एक हम लोग का कंपाउंड है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, मान लो एक मॉलिक्यूल बन गया हम लोगों का, इससे एक मॉलिक्यूल बन तो गया, पर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और H2O क्या है, प्रोडक्ट है। पर हाइड्रोजन क्या है, जलने वाला है, ये एक पॉपअप साउंड से जलता है, हम लोग आगे की एक्टिविटीज में भी देखेंगे। ठीक है, पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, जलाने वाला। इससे क्या है, कोई सी भी चीज़ इसके बिना जल नहीं सकती। ऑक्सीजन के आपने पहले पिछली क्लास में एक्टिविटी करी थी कि एक फ्लेम, एक कैंडल लो, उसके अंदर फ्लेम जल रही होगी ऐसे, और उसके ऊपर कैसे ग्लास रख दो तो वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बंद हो जाएगी वो, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने कैंडल वाला एग्जांपल देख लिया कि कोई सी भी चीज़ है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकती है। ठीक है, और H2O क्या है, H2O क्या है, जिससे हम लोग बुझा देते हैं आग को। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो जलने वाला है और जो जलाने वाला है उनका प्रोडक्ट क्या है, बुझाने वाला। तो इससे हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो पिता और माँ है या फिर जो पेरेंट्स हैं, उसका जो बच्चा है, जो बच्चा है उसको पेरेंट्स से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो बना किससे है, वो पेरेंट्स ही तो बना है, H2 और O से ही तो बना है।
तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एटम्स है वही इंटरचेंज कर रहे हैं, पर जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही अलग बन रहा है हम लोगों के रिएक्टेंट से। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। कंडीशंस कुछ चाहिए होती हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। एक सबसे ज़्यादा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है हम लोगों को एक केमिकल रिएक्शन क्या करने के लिए, हम लोग को चालू करने के लिए या फिर कराने के लिए। अगर हम लोगों को कोई गैस हम लोगों ने फैला दी एक रूम में, या फिर एक हम लोगों ने बलून में भर दी गैस, उसको क्या हम लोग को फोड़ना है या फिर जलाना है उस गैस को, तो कैसे करेंगे? उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ना हम लोगों को। हीट एनर्जी हमेशा डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डी नहीं करते उसको, डेल्टा को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी हम लोग को देनी पड़ेगी, कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन, रेड, ठीक है। हीट एनर्जी हम लोगों को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, तो उतनी जो मिनिमम एनर्जी है हम लोगों की उसको क्या बोलते हैं, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाइड इन अ फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। या तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे दें, या तो हीट की फॉर्म में दे दें, या तो लाइट की फॉर्म में दे दें, ठीक है। अब क्या है, जो प्लाज्मा आपने स्टेट देखी होगी, प्लाज्मा स्टेट आपने देखी तो नहीं होगी पर आपने वो पढ़ा होगा प्लाज्मा स्टेट सबसे पहले चैप्टर में केमिस्ट्री के 9th क्लास में, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा और बीसी के अलावा और भी 3 हम लोग के सॉलिड लिक्विड गैस है, ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसमें भी क्या हम लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ रही है, क्या प्रोवाइड करने करानी पड़ रही है, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही है। और जब वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, एटम के अपनी रो के अंदर जब वापस आता है, वो किसकी फॉर्म में आता है, वो किसको छोड़ता है वापस, लाइट को छोड़ता है, ठीक है। लाइट को छोड़ रहा है, तो लाइट भी क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है। तो जितनी भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर जो भी हो रहा है, सबको कराने के लिए एक मिनिमम टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जिससे वो इनिशिएट होए, जिससे वो एक्टिवेट होए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब क्या है, टू ब्रेक, अब क्या नए, अब ये नेसेसरी है एक केमिकल रिएक्शन कराने के लिए कि जो ए बी प्लस सी डी गिव्स सी, अब हम लोग थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, सी ए प्लस डी बी, ये जो हैं इसके अंदर के जो ए बी जुड़े कैसे हैं, कुछ बॉन्ड्स से जुड़े हैं, कुछ इनके रिश्ते हैं, बॉन्ड्स हैं इनके, ठीक है। तो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड से जुड़े तो हुए हैं, एक मिनट कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पर इन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, अगर ए को सी के पास जाना है, सी से मिलना है, तो इन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी इससे छूट कर ये सी इसके पास जा सकता है। और जो सी है उसको डी के साथ जो बॉन्ड है उसको तोड़ के ए के पास जाना है। तो क्या होता है, जो एक नेसेसरी चीज़ है टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म अ फ्रेश बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हम लोग का सी ए बना था, इंटरचेंज ऑफ एटम्स होने के बाद जो प्रोडक्ट बना था सी ए, उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या है, ये जो नए बॉन्ड्स बने हैं सी और ए के बीच में, पहले किसके बीच में थे, ए और बी और सी और डी के बीच में थे बॉन्ड्स, पर पुराने बॉन्ड्स को तोड़कर नए बॉन्ड्स को बना रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, सी ए बन रहा था हम लोगों का। ये क्या है, सी ए क्या है, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये नेसेसरी है कि पुराने बॉन्ड्स को तोड़ो और नए बॉन्ड्स को बनाओ, ठीक है। अब क्या है, टूटते कैसे हैं हम लोग, जब एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। मान लो ये एक एटम है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके, और इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं बता रहा हूँ, और भी वो होंगी हम लोग की शेल्स होंगी, पर मैं अभी ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ने क्या प्रोवाइड करी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ए ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लो एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने जैसे मान लो प्रोवाइड करी, हीट, डेल्टा हमने साइन बना दिया, हीट प्रोवाइड करी। ये क्या है, गैस का एटम है जो कि क्या, हाइड्रोजन है। जब हम लोगों ने इसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, तो इसके जो एटम्स हैं उसने क्या कर ली,
एनर्जी बहुत एब्जॉर्ब कर ली। आपको ये पता होगा जब भी एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स होता है तो हमेशा एटम में से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। जब भी हम लोग की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जब भी हम लोग रब करते हैं कोई सी चीज़, जैसे स्केल को अपने हेयर ड्रायर के साथ रब करेंगे तो क्या हो रहा होता है, एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरचेंज ही तो हो रहे होते हैं। तो कौन इंटरचेंज हो रहा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही इंटरचेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूवेबल चीज़ है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या है, वो रुकी हुई चीज़ है। ठीक है, तो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या मूवेबल चीज़ है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा और इधर से उधर जो एटम है उसका इधर से उधर उसको भगाएगा इलेक्ट्रॉन एटम को। तो इधर से उधर भागने की वजह से जो उसके साथ वाला रिएक्टेंट है, मान लो बी चीज़, तो जो हाइड्रोजन वो बी से अगर जाके मिक्स हो गया या फिर टकरा गया तो उसका जो दूसरा बॉन्ड है वो टूट जाएगा और उससे क्या एक नया बॉन्ड फॉर्म होएगा, जो कि हम लोगों का बी, या हाइड्रोजन को मान लो ए मान लेते हैं तो बी ए बन जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, होप मैं आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ भी लेते हैं जो मैंने समझाया उसको। फॉर द अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। फॉर अ अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट शुड कोलाइड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो पुराने बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ना पड़ेगा और न्यू बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, और ये सब होता किस वजह से, कौन सी एनर्जी कहाँ से आएगी, वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हमें पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। अब क्या, अलग अलग रिएक्शंस की अलग अलग होने की स्पीड होती है। जैसे कि जब हमारी मम्मी कर्ड जमाती हैं तो वो कितनी देर में जम जाता है, 4 घंटे, 5 घंटे या फिर 6 घंटे में जम जाता है। ठीक है, पर अगर रस्ट जमनी है तो वो बहुत ही ज़्यादा पुराने मेटल्स में होता है, नए नए मेटल में आपने नहीं देखा होगा। अगर रस्ट जमनी है तो उसको महीने भी लग सकते हैं या फिर दिन भी लग सकते हैं कई। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग को पता चल रहा है कि जो अलग अलग टाइप की जो स्पीड्स होती हैं उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अलग अलग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं चीज़ों में, जिससे स्पीड डिफर करती है हम लोग की केमिकल रिएक्शन की। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, अब एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन होता क्या है। मैग्नीशियम एक मेटल होता है जिसको हम लोग एक रिबन की फॉर्म में काट लेते हैं, उसको हम लोग मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, मम्मी, मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, एक मिनट मैं पीछे कर लेता हूँ उसको। मैग्नीशियम है वो एक मेटल है जिसको हम लोग रिबन की फॉर्म में लेते हैं और उसको जलाते हैं टोंग से पकड़ के। ठीक है, तो इसको क्या बंसन बर्नर से जलाया जाता है। ठीक है, उसका क्या, उसके अंदर जो रिमेन्स होता है उसका जलाने के बाद जो फॉर्म होता है पाउडर टाइप का, उसको हम लोग वॉच ग्लास में रख लेते हैं या फिर किसी डिश में रख लेते हैं, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या, पहले पहले इसको रब किया था, इसका एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले इसको टोंग से पहले उसको रब करो लाके। तो ये रब का जो रीज़न है, रब क्यों करना होता है, ये भी हम आगे जाके अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास, ये हम लोग को दिखाया जा रहा है इस फिगर के अंदर। ठीक है, अब क्या, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। एक टोंग से सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लाओ, उसको सैंड पेपर से रफ कर लो, जो कि बहुत रफ होता है सैंड पेपर। ठीक है, रब कर लो उसको अच्छी तरीके से, सैंड पेपर से क्लीन कर लिया उसको। उसके बाद क्या करो, एक टोंग लो, उससे पकड़ो अपने, ये जो पूरी एक्टिविटी बड़े के सामने, सुपरविजन के सामने करो, सुपरविजन से करो। ठीक है, अब क्या, दूर रखो, जितने फेस से या फिर हाथ से दूर रख सकते हो टोंग को। ठीक है, टोंग को दूर रखो। उसके बाद क्या, बंसन बर्नर से उसको जलाओ, मैच स्टिक से मत जलाना, क्योंकि उसकी क्या स्पार्क्स तेज होती हैं तो आपको लग भी सकता है। तो ऐसा करो कि दूर से जला पाओ आप उसको। ठीक है, बंसन बर्नर से जलाया। अब जलाने के बाद क्या होएगा, एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होएगा। उस वाइट पाउडरी सब्सटेंस का क्या नाम होएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग इसकी पूरी रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, जब Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न होता है, जब हम लोग डेल्टा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को लेकर कंज्यूम कर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो MgO बनता है। ठीक है,
तो MgO बन गया हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि बिल्कुल एक तो अलग सब्सटेंस बना, देखो, और इंटरचेंज ऑफ एटम्स ही हुआ है। ठीक है, अब क्या आप कहोगे कि यहाँ पे तो 2 लिया था और यहाँ पे एक ही बचा है एटम ऑक्सीजन का, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो O2 लिया हम लोगों ने एटम्स का, सॉरी, जो O2 था हम लोगों का, वो O में कैसे बदल गया? वो ऐसे बदल गया कि कुछ तो ऑक्सीजन हुई होगी जिससे कंज्यूम हुई होगी। ऑक्सीजन क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन क्या है, ज़रूरत है जलने में भी, ब्रीथ करने में भी। ठीक है, तो जब हम लोग ने जलाया इसको, तो जो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं उसमें से एक एटम जो है वो मैग्नीशियम को जलाने में कंज्यूम हो गया और एक एटम उसके साथ मिक्स हो गया, जिससे हम लोग का MgO बना। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको ये वाली चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग कारण पढ़ लेते हैं मैग्नीशियम रिबन क्यों हम लोग को रब करना पड़ता है सैंड पेपर से। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। मैग्नीशियम रिबन और जो एनवायरनमेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और बना लेता है उसके अराउंड में, ये पिंक पिंक कलर की क्या है, लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेता है अपने अराउंड। ठीक है, लेयर ऑफ ऑक्साइड या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से बन सकती है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बन सकती है, या फिर दोनों के एडिशन, मतलब दोनों के मिक्सचर से भी, दोनों के साथ दोनों भी हो सकते हैं उस लेयर में, लेयर ऑफ ऑक्साइड में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है आपके ओलंपियाड्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये बता रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन है, ये लेबलिंग से पता है, तो ये क्या रीज़न हम लोग को पता चल गया क्यों हम लोग रब करते हैं सैंड पेपर से। एक्टिविटी 1.2 पढ़ते हैं। क्या करो, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐसे टेस्ट ट्यूब में लो। टेस्ट ट्यूब थोड़ी गंदी सी बन गई, वापस बना लेते हैं टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट ट्यूब में लो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। अब क्या, पोटेशियम आयोडाइड, जहाँ पे आयोडीन आया मतलब समझ जाओ एक टाइप का सॉल्ट है। वाइट कलर का एक टाइप का पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग सॉल्ट भी बोल सकते हैं। एक पोटेशियम आयोडाइड एक सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट नहीं है, खा नहीं सकते आप उसको। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड लो, उसको क्या करो, इस सॉल्यूशन के अंदर डालो और मिक्स करो। ठीक है, तो कुछ देर मिक्स करने के बाद आपको ऐसी चीज़ दिखाई देगी इसके बाद। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने ऐसे देखा तो येलो येलो जब इसका कलर चेंज हुआ तो समझ जाओ हम लोग की रिएक्शन पूरी हो गई है। ठीक है, तो येलो येलो है क्या ये चीज़, और आप जब इसको छानोगे इस चीज़ को तो आपको ये येलो येलो चीज़ मिल जाएगी। तो ये क्या है, एक सॉलिड है जो कि प्रेसिपिटेट कहा जाता है ऐसे सॉलिड्स को, जो कि PbI2 है, PbI2 है। क्या, लेड आयोडाइड है। लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड होता है जो सॉल्युबल नहीं होता है वो सॉल्यूशन के अंदर, और ये केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। और जो सॉल्यूशन बनेगा हम लोग का वो क्या होएगा, लेड क्या बोलेंगे, लेड नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया ये भी एक एक्टिविटी होती है। अब क्या, एक और एक्टिविटी देख लो, एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में कहा क्या गया है आपसे कि एक बीकर लो, फ्लास्क लो, ग्लास फ्लास्क लो, उसके ऊपर कॉर्क लगा दो, ऐसे कॉर्क के अंदर छेद करके एक पाइप डाल दो। ठीक है, कॉर्क के अंदर छेद करके जब पाइप डालोगे, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ हम लोगों ने, तो उसके अंदर क्या, उस जो फ्लास्क के अंदर कुछ तो डालोगे, उसके अंदर क्या डालोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, डाइल्यूट H2SO4 डालोगे, H2SO4 डालोगे, उसके अंदर क्या डालोगे, जिंक ग्रेन्यूल्स डालोगे, उसको हिला दोगे, उसके ऊपर कॉर्क लगा के ऐसा ऐसा सिस्टम बना लोगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जिंक ग्रैनुअल्स है उसको मिला देंगे H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 में। ठीक है, ये क्या करेंगे हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में करेंगे। तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसका, जो चेंज होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको, उसमें क्या होएगा, एक चीज़ होएगी H2 गैस, जिसको हम लोग एवोल्यूशन ऑफ ये गैस भी बोलेंगे। मैं लिख नहीं पाऊँगा पूरा, एवोल्यूशन लिख देता हूँ, ऑफ जी लिख देता हूँ, ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ EVOLUTIONS। ठीक है, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस सही है स्पेलिंग। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होएगा। उसके बाद एक और, सिर्फ H2 नहीं बनेगा, उसके बाद एक और चीज़ बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे जिंक सल्फेट, जिसको हम लोग ZnSO4 बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि Zn क्या है, जिंक है, और SO4 क्या है, सल्फेट है। तो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ने से पहले
एक और चीज़ पता कर लेते हैं कि H2 निकली है कि नहीं है, इसमें से H2 निकली है कि नहीं। तो इस पाइप को क्या ले जाएंगे, एक बीकर में ले जाएंगे, बीकर में क्या भर देंगे, पानी भर देंगे। ठीक है, अब क्या इससे दो चीज़ पता चल जाएंगी कि गैस निकल रही है कि नहीं, क्योंकि इनविजिबल होती है गैस तो। ठीक है, जब इस पाइप को ले जाएंगे यहाँ पे तो इसमें से हम लोग को पता चल जाएगा कि बुलबुले छूट रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बुलबुले छूट रहे हैं, ये दिखेगा हम लोगों को। बुलबुले छूट रहे हैं तो इसकी जस्ट ऊपर हम लोग एक कैंडल लगा देंगे। कैंडल मतलब ऐसे पकड़ लेंगे कैंडल को। उसके बाद जैसे ही ये एयर, अगर ये H2 होएगी तो जैसे ही इस फ्लेम के पास आएगी तो ये फ्लेम के साथ पॉपअप साउंड के साथ जलेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि H2 पॉपअप साउंड के साथ जलती है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो ये सब उल्टा फुल्टा हो गया यहाँ पे। ये एरो यहाँ आ गया, ऑरेंज यहाँ आ गया, ग्रीन आ गया। प्रेजेंटेशन के ऐप की वजह से हुआ है ये, मैं आपको अच्छी तरह से लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, जैसा हम लोगों ने एक्टिविटी में पढ़ा पिछली वाली, उसमें क्या था, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, वो एग्जाम्पल ले लेंगे। व्हेन वी मिक्स जिंक ग्रेन्यूल्स विद HCl एसिड। हाँ, और एक और बात है कि या तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला दें जिंक ग्रेन्यूल्स को, या फिर हम लोग H2SO4 के साथ मिला दें। एक ही बात होगी, क्योंकि एसिड लेना है हम लोग को जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस हो। ठीक है, हम लोग ने एसिड ले लिया, उसके साथ मिला दिया, क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गई, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन वी बर्न एनी फ्यूल विच कंटेन्स कार्बन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एवोल्यूशनरी गैस। ठीक है, इसमें हम लोग एक और पॉइंट पढ़ पा रहे हैं कि जब हम लोग किसी फ्यूल को बर्न करते हैं जो कार्बन कंटेन करता है, उससे क्या निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एज एन एवोल्यूशनरी गैस। अब ये एवोल्यूशनरी गैस है क्या, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे क्या पता चलता है, कैरेक्टरिस्टिक से क्या पता चलता है कि कोई चीज़ हुई है कि नहीं। तो एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी अगर चेंज इन कलर हो रहा है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर एनर्जी हो रहा है। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चीज़ पे पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेड आयोडाइड बनता है हम लोगों का प्रेसिपिटेट, किसके अंदर, जब हम लोग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट जब हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड आयोडाइड। ठीक है, ये लिखा भी है इसके अंदर, हम लोग पढ़ भी लेते हैं। व्हेन वी मिक्स पोटेशियम आयोडाइड विद लेड नाइट्रेट वी गेट अ प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड। ठीक है, अब चेंज इन कलर वाली चीज़ थोड़ी सी बिगड़ गई है, मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ पढ़ के, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो हम लोग कलर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। जो पिंक कलर है, पिंक कलर का एरो यहाँ लगा देंगे, ये पिंक कलर है। ठीक है, हमारा जो पिंक कलर है वो एरो है हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद जो ऑरेंज कलर का हम लोग का K2Cr2O7 है, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं ऑरेंज कलर का। उसके बाद ग्रीन कलर का CrSO2 होल थ्राइस, CrSO2 होल थ्राइस से ये क्या ग्रीन कलर का हो गया, और K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का था। तो ये क्या हम लोग को केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है कि केमिकल रिएक्शन का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब CrSO2 होल थ्राइस में कन्वर्ट हो गया तो वो ग्रीन कलर का हो गया। कन्वर्ट मतलब उसके चेंज ऑफ एटम हो गया तो वो ग्रीन कलर का हो गया। इससे हम लोग को एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे जंप करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर व्हेन वी मिक्स जिन। अब क्या ऐसा नहीं होता कि एक केमिकल इक्वेशन के अंदर कई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती हैं, या तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक या फिर दो होएगी या फिर तीन होएंगी, जितनी भी हों सब भी हो सकती हैं, या फिर एक भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, इसमें कितनी कितनी आ जाएंगी H2SO4 और जिंक ग्रेन्यूल्स वाली में। एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एक और ये चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब दो आ गई हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स एक रिएक्शन के अंदर। तो ऐसी भी तो कोई हो सकती है जिसमें चारों की चारों हो जाएं या फिर पांचों की पांचों आ जाएं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है। व्हेन वी मिक्स जिंक ग्रेन्यूल्स विच H2SO4 वी कैन फील दैट टेस्ट ट्यूब गेट्स वार्म एट द एंड। ठीक है, टेस्ट ट्यूब क्या होती है, गर्म हो जाती है एंड पे। जब H2SO4 हम लोग ने एक्टिविटी पढ़ी तो उसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लो मन में कि H2 जो वो है हम लोग का ग्लास फ्लास्क, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा नीचे से। तो इस पॉइंट के साथ हम लोग की ये वीडियो ख़त्म होती है। तो एक और स्लाइड है, उसको देख लो।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिंदास बायो, हम लोग का चैनल का लोगो है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू व्यू मोर एजुकेशनल वीडियोस। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, उसको लाइक कर दो वीडियो को, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और कोई से भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना, और कैसी लगी वीडियो ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में प्लीज़। like a Hellcat.